Welcome back, guys, to this last session of welding process. So, my dear, here we are towards the completion of the welding. जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा, हमने मेजर पार्ट सब कुछ पढ़ लिया. ये मिसलेनियस पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम कर हर एक लेवल तक चीज़ों को रहे. हर एक जो भी चीज़ें फिजिबल हैं जो सिलेबस में है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन अ ग्रेट डिटेल. सो माय डियर, यहाँ टाइप्स ऑफ ज्वाइंट की बात हो रही है. ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कि बट ज्वाइंट जब दो प्लेट्स को ऐसे जोड़ते हैं हम, दिस इज द बट ज्वाइंट कॉन्फ़िगरेशन जहाँ से हमने आर्क वेल्डिंग को शुरू किया था. इसमें इसको रूट गैप बोलते हैं इन जनरल. और दो प्लेट्स के बीच में जो मोल्टन मेटल आता है उसको वेल्ड पूल बोलते हैं. और वेल्ड बीट के बारे में आप जानते ही हो, पेनिट्रेशन प्लस रेनफोर्समेंट आप जानते ही हो. एंड माय डियर, एंगल ऑफ कन्वेक्सिटी भी मैंने आपको बताया था. और इसको बट जॉइंट बोलते हैं. लैप जॉइंट जब ओवरलैप करती है प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर तो उसको लैप जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, जिसको हमने सबसे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस वेल्डिंग में पढ़ा था, स्पोर्ट वेल्डिंग में. एंड माय डियर, उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं दिस काइंड ऑफ जॉइंट, जब दो वर्क पीस को जनरली 90 डिग्रीज पे जोड़ा जाता है तो इसको टी जॉइंट और फिलेट वेल्ड बोलते हैं. हालांकि कभी कभी कुछ रेफरेंसेस में हम लैप जॉइंट के पार्ट्स में ही फिलेट वेल्ड को काउंट करते हैं. सो माय डियर, इन जनरल फॉर एग्जांपल मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी गेट में आ भी चुका है. उसमें पूछा था किस तरह का वेल्ड है, इसलिए आपको समझना चाहिए कि ये चीज़ें हमने पढ़नी जरूरी है, तभी हम ये पढ़ रहे हैं. तो डोंट कंसीडर इट टू बी वेस्टेज ऑफ टाइम. मेरे लिए और आसान हो जाएगा अगर ये चीज़ें मैं आपको नहीं कराऊं. बट माय डियर, ये चीज़ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें खुद से करने का मन भी नहीं करता. तो एक बार आपने बस देखी हुई भी होगी तो यू विल बी एबल टू मेक द क्वेश्चंस. सो माय डियर, इसमें अगर हम देखें तो वर्क पीस इसको वेल्ड फेस बोलते हैं. वेल्ड फेस और वर्क पीस जहाँ मिलते हैं उसको टो बोलते हैं. और इसी तरीके से मैंने इसको यहाँ पर दिखाया, अगर दो वर्क पीस को 90 डिग्री से जोड़ा, एक ही बात है, इसी को फिलेट वेल्ड या टी जॉइंट बोल सकते हो. तो ये टो है, ये वेल्ड फेस है, और दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को थ्रोट जनरली बोलते हैं. एंड माय डियर, इसके बाद ये एक एज ज्वाइंट होता है. अगर दो प्लेट्स को ऐसे अलोंग द एजेस हम जोड़ते हैं तो इस तरह के ज्वाइंट को एज ज्वाइंट्स बोला जाता है. और दिस इज बेसिकली कॉर्नर ज्वाइंट. कॉर्नर वी ज्वाइंट टू वर्क पीसेस, दिस इज लाइक कॉर्नर ज्वाइंट. और यहाँ पर पेंगल कुछ और भी रख सकता है. दिस इज जस्ट आई मेक अ सिंपल डायग्राम. और इस तरीके से अगर आप इस तरीके से चीज़ों को जोड़ते हो, जैसे आपको दिख रहा है कि पूरा सर्कमफेरेंस में वेल्ड बन रहा है, वेल्ड बीड बन रहा है, तो इस तरह को हम क्रूसिफॉर्म जॉइंट बोलते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है. मैं आपको ये कहना चाहूँगा मेजरली आपको बट जॉइंट, लैप जॉइंट, टी जॉइंट, ये कन्फिगरेशंस पता होनी चाहिए. तो ये टाइप्स ऑफ जॉइंट जनरली होते हैं. अब माय डियर, जैसा आप जानते हैं, मैंने आपसे ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हैंड रिटन नोट्स और वेल्डिंग शेयर कर ही दिए. और ये जो मिसलेनियस पार्ट चल रहा है उसके अंदर नहीं होगा. तो मिसलेनियस पार्ट के लिए मैं आपसे अलग से आज की क्लास के बाद ही कुछ शीट्स शेयर कर रहा हूँ. और तो इससे आपको आसानी रहेगी, आपको कितना नोट करना है कितना नहीं. दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. एट द सेम टाइम आइडिया, जैसा मैं बोल रहा हूँ, ये मिसलेनियस है, इसको बिल्कुल अलग से मान के चले. गेट लेवल पे जब आप प्रिपेयर करो तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है. अगर आप सिर्फ एक बार क्लास में देख लेते हो, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ फॉर यू. एंड जैसा मैंने कहा था, इस सेशन के साथ हमारा वेल्डिंग कंप्लीट होने जा रहा है. तो अब हम इसके बाद एक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे और वो टेस्ट पेपर भी आपको ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा, जिसके लिए 3 से 4 दिन का समय मैं आपको दे रहा हूँ. यू मान के चलिए कि विल बी हैविंग टेस्ट ऑन 20th of April. 20th of April को आई विल बी शेयरिंग द टेस्ट. और अगर कोई वीडियो बाद में देखे तो यू कैन आस्क मी, आई विल बी शेयरिंग द टेस्ट विद यू. सो माय डियर, उस टेस्ट को आप जब सोल्व करेंगे तो उसके बाद हम एक टेस्ट का डाउट सेशन भी रखेंगे, जिसमें आप प्रीवियस ईयर्स का भी अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा डाउट लगता है तो आप मुझे पर्सनली क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दें जो मैंने ग्रुप पे आपको शेयर किया है उस शीट का. तो आई विल बी डिस्कसिंग दैट क्वेश्चन इन द क्लास. At the same time, my dear, welding is going to complete with this session, but still I am going to take a practice session जिसमें कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे, बट वो अब टेस्ट के बाद, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए होगा कि एक बार आपने प्रिपेयर कर लिया, टेस्ट दे दिया, उसके बाद एक फिर से रिवीजन के लिए जिस दिन आप ऑलरेडी मतलब पढ़ के बैठेंगे और उस समय फिर आप क्वेश्चंस करेंगे. तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस सेशन दूसरा प्लान कर रहे हैं. एंड दैट विल बी हैविंग सम वेरी गुड क्वेश्चंस और सारी टाइप्स उसमें कवर होगी. और डेफिनेटली अगर कोई प्रैक्टिस सेशन में बोलता हूँ तो आपको कम से कम 1 या 2 नई टाइप के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे. ऑब्वियसली जिस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ सारे. अब ये जो भी चीजें नई टाइप्स है जो आई नहीं है, कभी भी आपको पेपर में देखने को मिल सकती है. अब आइडिया, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन अब हम देखने जा रहे हैं, एक नई टाइप का. और उसके बाद फिर हम जैसे हमने टाइप्स ऑफ जॉइंट देखा, फिर हम देखेंगे किस तरह के फोर्सेस मोल्टन मेटल पे एक्ट करते हैं, जिससे मोल्टन मेटल जो ड्रॉपलेट्स होती है वो वेल्ड पूल में गिरती है. तो कौन कौन से फोर्सेस उस पर एक्ट करते हैं उसका थोड़ा सा डिस्कशन हम देखेंगे. ये भी पहले इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया करता था, अभी तो ये बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है. P&I में एक बार इससे पूछा गया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. एंड माय डियर, इसके अलावा फिर हम फोर्सेस देखने के बाद एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, किस तरह का टाइप्स ऑफ मोल्टन मेटल ट्रांसफर होता है.
एक फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, एक टाइप्स ऑफ ट्रांसफर बोल रहा हूँ कि किस तरह का होता है वो ट्रांसफर। तो ये दो डिस्कशन आज की हम क्लास में देखने वाले हैं विद दैट वंडरफुल क्वेश्चन। और आज के सेशन के साथ आपका वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। एंड माय डियर हीट फ्लो कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ, उस पर न्यूमेरिकल भी हमने देखा है। तो चलिए देखते हैं वंडरफुल न्यूमेरिकल। सो गाइस हियर वी आर विद अ न्यू क्वेश्चन। दिस इज अ न्यू टाइप, ये अभी तक मैंने आपको नहीं कराई नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स कैलकुलेट करने की। Two workpieces are welded by wheel butt joint with following dimensions. Dimensions are mentioned in the figure. Length of the weld is 250 mm. आप देख सकते हैं टोटल ये जो लेंथ है 300 mm है, पर वेल्ड 250 mm तक हो रहा है। और उसके बाद बोल रहे हैं डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड इज 3 mm एंड लेंथ इज 450 mm. इलेक्ट्रोड की लेंथ 450 mm है। स्टब लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड इज 50 mm. स्टब लेंथ इज दिस मच, जहाँ से आप इलेक्ट्रोड को होल्ड करते हैं उसको स्टब लेंथ दिस इज 50 mm। और ऑब्वियसली बात है हम यहीं तक इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, तो इसको यूज नहीं करेंगे, तो हम 450 में से 400 mm लेंथ को ही यूज करते हैं ड्यूरिंग मेल्टिंग। रेनफोर्समेंट एंड अदर लॉसेस आर 15%। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स रिक्वायर्ड। रेनफोर्समेंट आप जानते हो इस एक्स्ट्रा वाले पार्ट को बोलते हैं। तो अगर हम रेनफोर्समेंट को कंसीडर नहीं करते तो अगर हम वेल्ड बीट का एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा देख सकते हैं। इफ वी आर फाइंडिंग आउट weld bead area, that is without considering losses. Losses मतलब reinforcement and all, without considering losses. तो अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है, एक तो ये ट्रायंगल है, एक ये दूसरा ट्रायंगल है, और एक ये रेक्टेंगल है। हमारे ये लैंडिंग्स है और ये रूट गैप है, हम जानते हैं। तो अगर हम इसका एरिया लिखेंगे तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स प्लस एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल। ट्रायंगल का एरिया आप जानते हो, अगर हम लिखना चाहते हैं तो पहले तो 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब ये टोटल 20 mm है, 2 mm है, तो ये 18 mm है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, तो इट इज 18। एंड एट द सेम टाइम माय डियर, अगर ये 30 डिग्री है तो आप टेंजेंट लगाएंगे, तो ये अगर 18 है तो 18 टेंजेंट 30 आ जाएगा, तो इट इज इनटू 18 10 30। एंड ये हो गए दो ट्रायंगल के एरिया। mm में ही रखेंगे तो mm में ही आंसर आ जाएगा। दिस इज एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स प्लस रेक्टेंगल इज 2 times 20 एंड यू विल बी हैविंग एरिया टू बी इन बेसिकली एरिया आपको मिल जाएगा mm स्क्वायर के अंदर। और अगर आप इस एरिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इफ यू वांट दैट टू गेट कन्वर्टेड इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वेल्ड बीड विदाउट कंसीडरिंग लॉसेस, इट इज गोइंग टू बी वेल्ड बीड एरिया इनटू 250 mm। अब ये mm क्यूब में ही आएगा माय डियर, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 56765.37 mm cube. This is volume of weld bead without considering the losses, my dear. अब आपको दिया है कि reinforcement और other losses 15% है, तो रियल वॉल्यूम ऑफ या फिर रियल वॉल्यूम रिक्वायरमेंट जो है वो होगी 1.15 टाइम्स, बिकॉज 15% लॉस है ऑफ दिस 56765.37 mm cube. If losses considered with losses. So my dear, when you will be calculating this, you will be having 65280.17 mm cube. अब my dear आपको पता है जो वॉल्यूम आनी कहाँ से आनी, इलेक्ट्रोड्स के पिघलने से। तो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड जब आप निकालेंगे तो π/4, डायमीटर इज गिवन एज 3 mm, तो 3 का स्क्वायर into length is to be considered as 400 mm. This will give you the volume of electrode, and volume of electrode will come out to be equals to 2826 mm cube. But my dear, we need to calculate here the number of electrodes. It is volume of weld bead with losses divided by volume of electrode.
and you will be having, my dear, the answer as 23.099. and my dear, अगर 23.00001 भी होता तो I must write here 24 electrodes, क्योंकि अगर सब कुछ पॉइंट में कुछ भी एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि 23 इलेक्ट्रोड में तो काम नहीं चल रहा. सो द आंसर इज 24 electrodes इज द रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट दिस वेल्डिंग प्रोसेस. तो ये एक नई तरह की टाइप 3 क्वेश्चंस की जो अभी तक हमने नहीं देखी थी. हीट फ्लो तक हम देख चुके थे. अब ये हीट फ्लो वाली हो या ये वाली टाइप हो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में नहीं दिखेंगे, प्रीवियस ईयर्स में नहीं आए. जैसे ऐसे मैं आपको इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में भी क्वेश्चंस देने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट्स के अंदर. बट माय डियर, सच काइंड ऑफ क्वेश्चन अभी तक नहीं आए, आई विल से दैट. और आगे आ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आएंगे. बट माय डियर, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एप्टीट्यूड चीज, जैसे एप्टीट्यूड बेस्ड चीजें हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीजें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर. बट ये ऑब्वियसली अगर एक बार हमने ये चीजें देखी हुई होंगी तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. इसलिए मेरी कोशिश है कि हर तरह के क्वेश्चंस आपके सामने मैं रख दूं एक बार कम से कम. और उसके बाद प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है. कैलसी पे कोशिश करें, जो गेट में कैलसी मिलता है उस पे आप कैलकुलेशंस करें, क्योंकि वो हैबिट में आना बहुत जरूरी है. एंड माय डियर, वेल्डिंग कंप्लीशन की तरफ है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, मेटल कास्टिंग. एंड यस, ऑब्वियसली नाउ वन टॉपिक एज वी हैव कंप्लीटेड. फ्रॉम कास्टिंग ऑनवर्ड्स मेरी कोशिश रहेगी कम से कम एक 40 मिनट्स के आसपास का एक लेक्चर आपको रोज मिले. एंड उस लेक्चर के साथ ही इस बार नोट्स मैं पहले ही शेयर कर दूंगा. आप जानते हैं शुरू में जब हमने स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली जब तक आप लोग जुड़े सेशन में, इसलिए स्टार्टिंग में नोट्स नहीं दिए. अभी हम कास्टिंग में शुरू में ही नोट्स प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको लिखने का समय भी बच पाए और आप सीधे लेक्चर्स देखें नोट्स को साथ में रखते हुए. तो डेफिनेटली इसके अलावा आपको कोई पॉइंट ऐड करने का मन करे तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं. तो फ्रॉम कास्टिंग ऑनवर्ड्स हम नोट्स पहले देख लेंगे और इन बिटवीन प्रीवियस ईयर्स की शीट्स और वो सब डिस्कस करते रहेंगे. सो होप यू गाइस आर गेटिंग. अब देखते हैं कुछ और बचे हुए कॉन्सेप्ट्स और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं. चलिए देखते हैं. सो गाइस, हियर वी आर विद द नेक्स्ट टॉपिक, फोर्सेस इन वेल्डिंग प्रोसेस. अब माय डियर, होता ऐसा है कि जैसे मोल्टन मेटल, जब इलेक्ट्रोड से मोल्टन मेटल जब वो पिघल करके ड्रॉपलेट्स ग्रूव में आ रहे होते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं. हमारी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, स्टेबिलिटी ऑफ मोल्टन मेटल और इवन स्पैटर लॉसेस, ये सब डिपेंड करता है इन फोर्सेस के ऊपर. तो उस समय मोल्टन मेटल जो ड्रॉपलेट गिर रहा होता है इलेक्ट्रोड से वर्कपीस में या फिर ग्रूव के अंदर, तो उस पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं. उनमें से कुछ फोर्सेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ. एक ग्रेविटी फोर्स है, एक सरफेस टेंशन फोर्स है, एक ड्रैग फोर्स है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है. ये जो चारों फोर्सेस मैं बोल रहा हूँ, ये इसके अलावा कुछ हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस भी होते हैं. तो ये जितने भी फोर्सेस हैं इनमें से कुछ फोर्सेस होते हैं बेसिकली जो कि मोल्टन मेटल के ड्रॉपलेट को इलेक्ट्रोड से डिटैच करते हैं, उनको डिटैचिंग फोर्स बोलते हैं. और कुछ फोर्सेस ऐसे भी होते हैं जो कि ड्रॉपलेट को इलेक्ट्रोड के साथ बनाए रखना चाहते हैं, उनको मतलब अटैच रखने वाले फोर्सेस आप बोल सकते हो. सो माय डियर, अब अगर हम इसमें देखें तो ग्रेविटी फोर्स की अगर हम बात करें, अब सारी वेल्डिंग पोजीशन मैंने आपको बताई थी. अगर हम एक ओवरहेड वेल्डिंग को छोड़ दें, ओवरहेड आप जानते हैं अगर इस तरीके से वेल्डिंग हो रही हो ऑन द टॉप इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, तो ओवरहेड वेल्डिंग को अगर हम छोड़ दें, बाकी हर वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड ऐसे होगा, वर्कपीस ऐसे, तो हमेशा जो ग्रेविटी फोर्स होगा ऑब्वियसली आप जानते हो हमेशा टुवार्ड्स अर्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्रेविटी फोर्स हमेशा मोल्टन मेटल को इलेक्ट्रोड से ग्रूव की तरफ ही लेके जा रहा होगा. तो इलेक्ट्रोड से, क्योंकि वो मोल्टन मेटल को अलग कर रहा है, वो एक डिटैचिंग फोर्स है. तो एक्सेप्ट एक केस ओवरहेड वेल्डिंग के केस में, ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन में अगर वेल्डिंग हो रही होगी तो उस केस में इट मे बिकम अटैचिंग फोर्स. तो अगर आप बात करें ग्रेविटी फोर्स की, ये हमेशा एक डिटैचिंग फोर्स होगा जो मोल्टन मेटल को ग्रूव की तरफ ले जाना चाहेगा. और इसकी वैल्यू होगी आप जानते ही हो, जो ड्रॉपलेट है उसके वेट के बराबर. सेकंड इज सरफेस टेंशन फोर्स. माय डियर, कोई भी वेल्डिंग पोजीशन हो, सरफेस टेंशन फोर्स, अब सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट में मैं डिस्कस नहीं कर रहा, फ्लूइड मैकेनिक्स, पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स में देखेंगे. बट हाँ, अभी के लिए आप इतना समझ लो, जो ड्रॉपलेट है उसको इलेक्ट्रोड के साथ बनाए रखना, ये काम सरफेस टेंशन फोर्स का होता है कि वो उसको बनाए रखना. मतलब ये एक अटैचिंग फोर्स है जो कि ड्रॉपलेट को इलेक्ट्रोड के साथ बनाए रखने की कोशिश करता है. नेक्स्ट माय डियर इज ड्रैग फोर्स. आप जानते हो बहुत जगह पर हम गैस वगैरह का यूज करते आए हैं, तो इनर्ट गैसेस की प्रेजेंस में ऑब्वियसली जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो अपने फ्लो के कारण ड्रॉपलेट्स को कोशिश करती है इलेक्ट्रोड से अलग करने की. तो ये भी एक तरह से डिटैचिंग फोर्स ही होता है, इलेक्ट्रोड से ड्रॉपलेट्स को अलग करने की कोशिश करता है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. आप जानते हो जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम एक ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स फील कर सकते हैं. और जब आप जानते हो किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट पास करता है तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं और उन्हीं की बात यहाँ पर हो रही है.
तो मैग्नेटिक फील्ड जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह बनती है तो करंट की डायरेक्शन में ही एक फोर्स जनरेट होता है। एंड माय डियर वो फोर्स जो है वो भी जनरली डिटैचिंग फोर्स ही होता है, जो कि जो आपकी ड्रॉपलेट है उसको अलग करने की कोशिश करता है। क्योंकि इन जनरल जब हम उस फोर्स को देखते हैं तो वो डिटैचिंग रहता है, बिकॉज जनरली वो एक्ट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और इन जनरल जब क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा होता है उस पर भी कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है, बट वो बहुत ज़्यादा डीप अगर हम बात करें तो रिसर्च के लेवल की मैं बोलूँगा रिसर्च पेपर्स वाली स्टडी इसके अंडर आएगा वो सब चीज़। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि फोर्स का जनरेशन होता है ड्रॉपलेट के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड माय डियर, इफ दिस इज द केस, ये भी इन जनरल एक डिटैचिंग फोर्स ही होता है। तो ओवरहेड वेल्डिंग के केस में हम इस लॉरेंट्ज फोर्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कुछ करंट सेटिंग इस तरीके से रखते हैं कि ग्रेविटी फोर्स पे भारी पड़े और इलेक्ट्रोड से मोल्टन मेटल डिटैच होकर के ग्रूव में जा सके। सो माय डियर, ये छोटा सा जनरल डिस्कशन है, ऑलरेडी मिसलेनियस पार्ट चल रहा है और मैं इसके नोट्स आपसे ग्रुप में शेयर करने वाला हूँ। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो मैं बोल रहा हूँ वो आप नोट्स के साथ लेकर के देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको पढ़नी भी नहीं है, हल्का फुल्का एक आइडिया आपको होना चाहिए बस। एंड दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड ओनली फॉर सम स्पेशल क्वेश्चन ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर P&I की कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैकेनिकल में तो गेट के लिए आप ये चीज़ें छोड़ के भी जा सकते हो, इवन ये कराई भी नहीं जाती इसीलिए। सो दैट डिपेंड्स, बट मैं आपके सामने थोड़ा सा हर एक चीज़ को बताते हुए जा रहा हूँ कि अगर ऐसी चीज़ें भी आप फेस करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। सो माय डियर, होप यू आर डूइंग वेल। और मैंने आपसे ऑलरेडी वेल्डिंग के नोट्स शेयर कर भी दिए हैं, और किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से मुझसे कोई भी डाउट ले सकते हैं। और मैंने शीट भी शेयर किया है, एक दो प्रिंटिंग जो भी एरर्स अगर होंगी तो वो भी मैं करेक्ट कर दूंगा। हालांकि ऐसा है नहीं, दे आर करेक्ट, तो आप क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर्स की शीट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, तो जस्ट यू नीड टू फॉलो द नोट्स एज वेल एज क्लासेस। ओके, तो दीज आर द फोर्सेस इन वेल्डिंग प्रोसेस। अब हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स वगैरह भी देख लेंगे। और आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास से हम मेटल कास्टिंग शुरू करेंगे। एंड माय डियर, मेटल कास्टिंग इज अगेन गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कम से कम 3 नंबर का वेटेज, तो आपको दोनों मिलकर कम से कम 5 नंबर देने वाले हैं। जैसा मैंने कहा 20 अप्रैल के आसपास आपको एक टेस्ट, मैं एक बार फिर से डेट फाइनल करके ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा। 20 से 25 के बीच में हम रख लेंगे टेस्ट की डेट, सो दैट आपको प्रिपरेशन का टाइम मिल जाए, जिसमें सिर्फ वेल्डिंग रहेगी और आप अच्छे से टेस्ट दें प्रिपरेशन करके, तो इट इज गोइंग टू बी एन एडवांटेज फॉर यू ओनली। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर, अब हम 2 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और इन 2 क्वेश्चंस के बाद फिर हम थोड़ा सा लास्ट डिस्कशन फोर्सेस के ऊपर करके इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। तो माय डियर, ये जो क्वेश्चन है, द ग्राफ शोन बिलो इंडिकेट्स द वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट करंट। ये फर्स्ट का कांस्टेंट वोल्टेज के लिए, सेकंड कांस्टेंट करंट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 और 2 आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेसेस रिस्पेक्टिवली। किसके लिए बेहतर रहेगा? तो माय डियर, हम एक बात जानते हैं कि जो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, मैनुअल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, तो वहां में कांस्टेंट करंट चाहिए होता है। और माय डियर, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग आपको पता है, इट इज अ काइंड ऑफ MIG की बात हो रही है ऑब्वियसली। तो अगर हम बात करते हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग की, तो वहां मतलब अगर हम बात करें, इट इज अ सेमी ऑटोमेटिक टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस इन जनरल, जहां कांस्टेंट वोल्टेज यूज होता है। तो अगर आप ABCD को देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, 1 इज गोइंग टू यूज फॉर गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, 2 is going to use for manual metal arc welding process. So with that, if you are looking into that, तो I feel A is going to be correct, क्योंकि gas metal arc welding is going for constant voltage, this is going for constant current. Yes, तो अब देख सकते हैं, this is the correct option out of 4. और इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is most suitable for manual arc welding process. अभी बिल्कुल एक जैसा ही क्वेश्चन है। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में जो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस होती है, वहाँ कहीं ना कहीं हमें ड्रूपर की जरूरत होती है। ड्रूपर कुछ नहीं, एक कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर है, कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर। जब मैं कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर बोल रहा हूँ माय डियर, तो कांस्टेंट करंट ट्रांसफार्मर का मतलब है कि करंट लगभग कांस्टेंट रहे, मतलब इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक हो। और इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक में खास बात यह है कि वोल्टेज का चेंज ज्यादा होगा तो करंट का कम होगा, मतलब वोल्टेज के ज्यादा चेंज के लिए करंट का चेंज कम होगा। और अगर ऐसा है माय डियर, तो अगर ये 4 कैरेक्टरिस्टिक मुझे दिए हुए, आप देख ही रहे हो कर्व जो बन रहा है वो जिस तरीके का बन रहा है, और ये V और I के बीच में कर्व है, और आप देख रहे हो दिस इज, अगर 2 डिफरेंस देखें तो करंट में बहुत कम चेंज है, वोल्टेज में बहुत ज्यादा। और आप देख सकते हैं इसमें अगर आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप लेंगे तो इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, और ये कर्व जितना ज्यादा नेगेटिव स्लोप देगा
उतने ज्यादा वोल्टेज की चेंज के लिए करंट का चेंज कम होगा। तो माय डियर, अगर इन चारों में से मुझे पहचानना है कौन सा मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए बढ़िया रहेगा, तो मुझे देखना है dV by di किसका सबसे ज्यादा नेगेटिव है। मोर द नेगेटिव स्लोप, मोर द नेगेटिव स्लोप, लेसर विल बी द चेंज ऑफ करंट विद रेफरेंस टू वोल्टेज। सो माय डियर, अगर आप देखेंगे तो पहले वाली को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे dV by di, तो dV by di आपके पास आएगा -0.2। B के लिए आएगा dV by di -0.1, C के लिए आएगा dV by di -0.8, D के लिए आएगा dV by di -0.1। सो माय डियर, इन चारों को देखते हुए आप बोल सकते हो कि ये वो केस है जिसमें हमें सबसे ज्यादा dV by di नेगेटिव मिल रहा है। तो इसी केस में जो वेरिएशंस होंगे करंट के विद रेफरेंस टू वोल्टेज सबसे कम होंगे। सो माय डियर, दिस इज हाउ such kind of questions can be solved, can be answered, and now I feel I have covered each and everything, each and every type। हाँ, मिसलेनियस के लिए मैं आपसे नोट्स शेयर कर रहा हूँ, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि मिसलेनियस में हर चीज़ अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो उसको एक बार से लिखना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आई एम गोइंग टू शेयर दैट। सो माय डियर, विद दैट वी आर जस्ट कंक्लूडिंग द वेल्डिंग एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग मेटल कास्टिंग। चलिए देखते हैं फिर। सो गाइस, यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रांसफर्स, मेटल के किस तरीके से मोल्टन मेटल ट्रांसफर होता है। फोर्सेज हम देख चुके हैं, शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर, ग्लोबुलर मेटल ट्रांसफर, डिप ट्रांसफर, स्प्रे ट्रांसफर, रिपेल ट्रांसफर, और एक और भी होता है दैट इज नोन एज एक्सप्लोसिव ट्रांसफर। अब यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले शॉर्ट सर्किट, नाम ही बता रहा है शॉर्ट सर्किट। होता ही है कि इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच बीच में ब्रिजिंग चलती रहती है, मतलब शॉर्ट सर्किट का वो इलेक्ट्रोड वर्कपीस को टच कर देता है, और आपको पता है जब वो टच कर देगा तो बीच में गैप रहेगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है गैप नहीं रहेगा, आर्क जनरेट नहीं होगी। और उस केस के अंदर जब आर्क जनरेट नहीं हो रही होती, क्योंकि रेजिस्टेंस है ही नहीं है तो रेजिस्टेंस बिल्कुल लगभग 0 के आसपास हो गया, तो करंट ज्यादा हो जाता है। और उस कंडीशन के अंदर होता ये है कि जनरली जो लोअर विस्कोसिटीज मोल्टन मेटल की वहां पर मिलती हैं, और वहां पर दोनों के बीच में जब ब्रिज बन जाता है तो होता ही है कि ऑब्वियसली मतलब जब ज्यादा करंट वहां से ऑब्वियसली डायरेक्टली पास करेगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है। तो जब मोल्टन मेटल के ट्रांसफर्स वहां से जब होते हैं तो इलेक्ट्रोड से जो ब्रिजिंग है, इलेक्ट्रोड से कुछ मेटल मेल्ट होकर के वेल्ट पूल का हिस्सा बन जाता है, और जब वो इलेक्ट्रोड को छोड़ता है तो ऑब्वियसली दोनों के बीच का जो ब्रिज है वो टूट जाता है। तो जब वो टूट जाता है तो दोनों के बीच में फिर से गैप आ जाता है, और उस गैप के कारण जो वोल्टेज है ओपन सर्किट वोल्टेज के कारण के बराबर आ जाती है, और एक बार फिर से दोबारा से रीइग्निशन होता है। सो माय डियर, कहने का मतलब है बार बार रीइग्निशन होता है, और शुरू में जैसे ही इलेक्ट्रोड वर्कपीस से टच हुआ तो जो आर्क थी वो एक्सटिंग्विश हो गई, और अब जैसा मैंने आपसे बोला इन दोनों के बीच में ब्रिजिंग है, उस ब्रिजिंग से डायरेक्ट करंट फ्लो हुआ। करंट ज्यादा होने के कारण थोड़ी देर में होता ही है लोअर विस्कोसिटीज उस समय पर मोल्टन मेटल की मिलती हैं, और जिसके कारण एकदम से ज्यादा हीट के कारण इलेक्ट्रोड से मेटल मेल्ट होकर के गिरता है, और जैसे ही वो गिरेगा दोनों के बीच का ब्रिज टूटेगा, और जैसे ही दोनों के बीच का ब्रिज टूटेगा माय डियर, इलेक्ट्रोड और वर्कपीस में गैप बढ़ जाता है, ओपन सर्किट वोल्टेज के आसपास हो जाता है, रीइग्निशन ऑफ आर्क होता है, और इस तरह के ट्रांसफर को हम शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर बोलते हैं। माय डियर, इसी का सेकंड है डिप ट्रांसफर। अगर इसी शॉर्ट सर्किट को जो ब्रिजिंग हो रही थी इसको हम ज्यादा फोर्स से, मतलब ज्यादा इंटेंसिटी के साथ या ज्यादा स्पीड से करते हैं, तो इन दैट केस होता ये है कि जो इलेक्ट्रोड है हमारा वो मोल्टन मेटल के अंदर ही डूबा हुआ रहता है। अब आप जानते हैं मोल्टन मेटल का टेम्परेचर जनरली थोड़ा सा कम होगा, अब जैसे ही मोल्टन मेटल के अंदर वो डूबा हुआ रहेगा, उसके कारण अब क्योंकि हमने बहुत ज्यादा बार मतलब ज्यादा बार इलेक्ट्रोड को वर्कपीस के साथ हम टच कर रहे हैं, और या फिर मैं बोलूं कि शॉर्ट सर्किट की ही एक तरह से हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करी है, तो इस बार होता ये कि मोल्टन मेटल जब इलेक्ट्रोड से अलग होता है तो वो ड्रॉपलेट जब अलग होती है तो ओपन सर्किट वोल्टेज वाली कंडीशन ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि होता ये है कि इलेक्ट्रोड ऑलरेडी मोल्टन मेटल के अंदर डूबा हुआ है, और उसी में से जो मेटल है वो मेल्ट होकर के मोल्टन मेटल का जो पूल का हिस्सा बनता रहता है। एंड माय डियर, सच काइंड ऑफ ट्रांसफर्स आर नोन एज डिप ट्रांसफर। ये शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर का ही एक दूसरा वर्जन है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया भी है। ये मेरे पास वर्कपीस है, ये इलेक्ट्रोड है, ये दोनों के बीच का ब्रिज है, दिस इज ब्रिज। सो माय डियर, ये ब्रिज ऑब्वियसली टूटेगा तो दोनों के बीच में गैप बढ़ जाएगा। ये फिर मैंने वेल्ड कंप्लीट होने में जो स्लैग होती है वो लेयर दिखाई है। तो इस तरीके से काम चलता है शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर के अंदर, और डिप ट्रांसफर इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर। बस यहाँ पर क्या है कि ओपन सर्किट वोल्टेज वाली कंडीशन नहीं रहती, बल्कि डिप रहता है इलेक्ट्रोड मोल्टन मेटल में, और उसी से मोल्टन मेटल तब वो अलग होकर के उसका पार्ट हो जाता है। सो माय डियर, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, थर्ड वन इज ग्लोबुलर मेटल ट्रांसफर।
अगर हम थोड़ा सा करंट सेटिंग को बढ़ा देते हैं, तो करंट सेटिंग को बढ़ाने पर जो मोल्टन मेटल इलेक्ट्रोड से आ रहा था वो साइज में बढ़ने लगता है, और जब वो साइज में बढ़ने लगता है तो वो बिल्कुल एक ग्लोब्यूल का मतलब एक स्फेरिकल शेप जो है, मतलब एक थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है, और वो ऐसे पार्टिकल्स की फॉर्म में ही इलेक्ट्रोड से अलग हो करके गिरता रहता है। तो इस तरह के ट्रांसफर को हम जनरली ग्लोबुलर ट्रांसफर बोलते हैं। और ये जो ट्रांसफर है, ये जनरली, जैसे मैंने डिप ट्रांसफर की बात करी, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में मिलता है, और ये हमें जनरली मेटल इनर्ट गैस या फिर गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के अंदर हमें मिलेगा। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग तब बोलते हैं जब इनर्ट गैस की तरह CO2, इनर्ट गैस की जगह CO2 यूज कर रहे होते हैं। सो माय डियर, ये आपको गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के अंदर मिलता है। फोर्थ वन जो आपको बता रहा है वो स्प्रे ट्रांसफर है। अब स्प्रे ट्रांसफर में अगर हम करंट सेटिंग को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो करंट सेटिंग को और ज्यादा बढ़ाने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और सरफेस टेंशन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मोल्टन मेटल को स्प्रेस की फॉर्म दे देता है, क्योंकि इस बार फोर्स लग रहा है ज्यादा, तो फोर्स और सरफेस टेंशन अटैचिंग फोर्स है, ये डिटैचिंग फोर्स है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मोल्टन मेटल को स्प्रे की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और स्प्रे की फॉर्म में जब मोल्टन मेटल ऐसे निकलता है तो इस तरह के ट्रांसफर को हम स्प्रे ट्रांसफर बोलते हैं। इसका मेजर रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज होते हैं, जो कि सरफेस टेंशन के साथ कंबाइंड इफेक्ट इन स्प्रेस की फॉर्मेट में देते हैं। सो माय डियर, सच काइंड ऑफ ट्रांसफर्स आर नोन एज स्प्रे ट्रांसफर। नाउ वी आर कमिंग टू रिपेल्ड ट्रांसफर। आपको मैंने एक डिफेक्ट पढ़ाया था जिसको हम आर्क ब्लो बोलते हैं। सो माय डियर, आर्क ब्लो के अंदर आपको याद होगा, जैसे ये हमारे पास फ्लेम, जब ये इलेक्ट्रोड होता था, ये जैसे ही प्लेट के एंड में पहुंचता था तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस की वजह से, मैं आपको डायग्राम से याद दिला देता हूँ, ये मेरे पास होता था वर्कपीस, और ये मेरे पास जैसे ही पहुंचा इलेक्ट्रोड यहाँ, तो ये फ्लेम ऐसे डाइवर्टेड डिफ्लेक्ट कर जाती थी वर्कपीस की तरफ। तो माय डियर, जब ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करती थी तो इस तरह के कारण जो ये इस तरीके से जब इसकी तरफ डिफ्लेक्ट करती थी, तो हमने इससे बचने के लिए यहाँ पे कुछ साइड में प्लेट्स भी रखी थी, जिसको टैब इन और टैब आउट का हमने नाम भी दिया था। तो इस तरीके से जब कई बार ट्रांसफर्स होते हैं तो इस ट्रांसफर्स को हम रिपेल्ड ट्रांसफर्स बोलते हैं, एंड माय डियर, दे आर नोन एज रिपेल्ड ट्रांसफर। और ये हमने जैसे देखा, सबसे पहले शॉर्ट सर्किट का एक्सटेंडेड वर्जन डिप था। डिप को मैंने आपको बोला इलेक्ट्रो गैस और इलेक्ट्रो स्लैग में देखने को मिलता है। फिर ग्लोबुलर मैंने आपको बताया, जो ग्लोबुलर है उसमें थोड़ी सी करंट सेटिंग ज्यादा हो जाती है, थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी पिक्चर में आ जाएंगे। एंड माय डियर, देन वी हैव सीन द रिपेल्ड ट्रांसफर, एंड द लास्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट इज बेसिकली एक्सप्लोसिव ट्रांसफर। तो अगर हम एक्सप्लोसिव ट्रांसफर की बात करते हैं, तो कभी कभी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं मोल्टन मेटल के इलेक्ट्रोड से डिटैच होने से पहले ही शटर हो जाती है, मतलब थक जाती है एक तरह से, मतलब मुश्किल होता है उनका वहां से निकलना, कई बार फोर्सेस इस कैपेबल नहीं होते उनको ला सके। तो ऐसे केसेस के अंदर कई बार होता है कि आसपास की जो गैसेस है, या फिर कभी कभी स्टील की वेल्डिंग हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशंस हो जाते हैं, तो उन फॉर्मेशंस के कारण वो गैसेस के साथ मिलकर के बबल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उन गैस बबल्स के प्रेजेंट होने पर और उसके बाद फिर जो मोल्टन मेटल का ट्रांसफर होता है, इस तरह के ट्रांसफर को हम एक्सप्लोसिव ट्रांसफर बोलते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल भी है, बट मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। और जैसे मैं आपसे नोट्स जो मैं शेयर कर रहा हूँ उसको अगर आप साथ में देखते हुए इसको डील करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। बट ये वो टॉपिक्स है जो पढ़ाए भी नहीं जाते आज की डेट में कहीं भी, बिकॉज दे डू नॉट कम इन एग्जाम्स। बट माय डियर, मैं इसलिए कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी करें, तो आपसे और इंजीनियरिंग सर्विसेज में चांसेस होते हैं ऐसी चीजें आने के, और अभी भी वो आ सकती हैं। तो जैसे मैंने कहा, शॉर्ट सर्किट में ब्रिजिंग होती है, और ब्रिजिंग कभी कभी जब होती है तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रिजिंग कारण शॉर्ट सर्किट मतलब ब्रिजिंग ही है। और जब ब्रिजिंग होगी तो उसके कारण जैसा मैंने आपसे बोला कि एट दैट इंस्टेंट बिकॉज ऑफ ब्रिजिंग, तो जैसे ही मेटल इससे निकल करके गिरेगा तो दोनों के बीच में ओपन सर्किट वोल्टेज आ जाएगा, सर्किट ओपन होने की वजह से। और इस केस को मैंने जब डिप ट्रांसफर में कन्वर्ट किया तो हुआ ये था कि मोल्टन मेटल के अंदर ही जब इलेक्ट्रोड था और वहीं की वहीं से मोल्टन मेटल जा रहा था, तो इन दैट केस इट वाज सेड टू बी डिप ट्रांसफर। ग्लोबुलर के लिए मैंने बताया जब करंट सेटिंग ज्यादा हो जाती है तब ऐसा होता है। फिर स्प्रे ट्रांसफर, जब करंट सेटिंग थोड़ी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से और सरफेस टेंशन उसका पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है, तो उन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से स्प्रेज में कन्वर्जन होता है। रिपेल ट्रांसफर, जैसा मैंने आपको बोला कि जब आर्क अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे समय पे जो ट्रांसफर होता है उसको रिपेल ट्रांसफर बोलते हैं। इस पैटर्न में ऑब्वियसली काम करता है, ना हो इसके लिए हम टैब इन टैब आउट लगाते हैं। और एक्सप्लोसिव के लिए जैसे मैंने बताया कि कभी कभी मोल्टन मेटल की जो ड्रॉपलेट्स है वो इलेक्ट्रोड पर ही रुकने लगती हैं। मैं सिंपल शब्दों बोल तो थक जाती है, वो पार्ट नहीं बन पाती है मोल्टन मेटल पूल का, उससे पहले ही आसपास की गैसेस को एब्जॉर्ब करके
अगर नॉन फेरस मेटल्स की वेल्डिंग चल रही है, या फिर अगर स्टील की है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन होकर के बबल्स बना देते हैं, और इस तरह से जो ट्रांसफर्स होते हैं फिर मोल्टन मेटल के, इनको एक्सप्लोसिव ट्रांसफर कहा जाता है। ऑब्वियसली अगर ट्रांसफर्स में प्रॉब्लम्स आएगी या बबल्स आएंगे तो पोरोसिटी जैसे डिफेक्ट्स भी आएंगे, बट यही वो टाइप्स ऑफ मोल्टन मेटल ट्रांसफर है जो हो सकते हैं। माय डियर, वी हैव गॉन थ्रू ईच एंड एवरी एक्सटेंट ऑफ वेल्डिंग व्हाटएवर वाज पॉसिबल। एंड हाँ, एक चीज़ मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा, इसके बाद अब आप जो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ मिसलेनियस की, उसको अगर आप साथ में कवर करते हुए चल रहे हैं तो माय डियर, आपको किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हैं तो वेल्डिंग में आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो बी प्रिपेयर विद द टेस्ट नाउ। टेस्ट के लिए आप तैयारी करें, और एक टेस्ट आपको दिया जाएगा और उसके क्वेश्चन स्टैंडर्ड होंगे, और वो इस तरीके से होंगे कि आप किसी भी एग्जाम में आगे जाएं तो आपको मिलते जुलते क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिले। सो माय डियर, ट्राई फॉर दैट। एंड माय डियर, आई वुड लाइक कि अगर आप सभी लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे टेस्ट में और सभी लोग इसको सीरियसली लेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली। एट द सेम टाइम माय डियर, फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेटल कास्टिंग। बट यस, वेल्डिंग हमने कंप्लीट कर ली है, पर टेस्ट के बाद एक प्रैक्टिस सेशन में जरूर रखूंगा जिसमें मैं एक बार फिर से आपको कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, और उसके बाद ऑब्वियसली साथ साथ और टॉपिक्स तो चल ही रहे होंगे। तो हम कल से मेटल कास्टिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। वेटेज भी वेल्डिंग से थोड़ा ज़्यादा है, 3 नंबर के आसपास। एंड माय डियर, उसमें कुछ और बहुत बेहतरीन चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। सो होप यू गाइज आर गेटिंग, एंड स्टिल इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी। सो आई फील यू आर क्लियर विद द वेल्डिंग प्रोसेसेस। सो ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके, थैंक्स।